भैया मुझे आपसे बात करनी है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज पर वो रुका और पीछे मुड़कर देखा। सामने हर्षिता की सहेली जारा खड़ी थी। वो हिचकिचाते हुए उसके करीब आई। क्या बात है? रुद्र ने ठंडी नजरों से उसे देखा। आपकी बहन हर्षिता के बारे में है। हर्षिता ने आपको जो कुछ बताया वो सब झूठ था। प्रोफेसर कार्तिक बेगुनाह है। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। कुछ पल वो उसे घूरता रहा, फिर दोनों कैफे में आ गए। मैं लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये बात आपको बताना बहुत जरूरी था कि जो कुछ आपको हर्षिता ने बताया वो सब झूठ था। वो बताने लगी। क्या मतलब है? वो हैरान हुआ। मतलब ये है कि प्रोफेसर बेगुनाह है। ये झूठी योजना हर्षिता की थी। वो झूठ बोल रही थी। जारा ने कठिनाई से कहा, उस प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? रुद्र की मुट्ठियां भिज गईं। मुझे सब पता है भैया। हम उस दिन सब साथ थे। वो धीरे धीरे उसे सब बताने लगी और रुद्र हैरान था। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज भारी हो गई। वह अस्पताल भी सब एक नाटक था। डॉक्टर को पैसे दिए गए थे। आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। वो धीरे से बोली। रुद्र जैसे सुन सा हो गया था। संसार एक पल को रुक गया था। जानकी के आंसू, उसकी प्रार्थनाएं और पीड़ा, सब कुछ गूंजने लगी। मैं अपनी सहेली के विषय में कभी न बताती, लेकिन आज एक बहन को भाई से दूर होता देखकर दया आ गई। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं प्रोफेसर सर को उनकी बहन से दूर होते नहीं देख सकती। लेकिन भैया आप दोनों ने बहुत गलत किया जानकी बेचारी के साथ। वो पर्स उठाते हुए वहां से चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो खुद से बातें करता है और फिर तेजी से वहां से कुछ दूर हर्षिता के हॉस्टल जाने लगा। वो कल ही गांव से वापस आई थी, इसलिए आज कॉलेज से छुट्टी ली थी। बहरहाल 10 मिनट में वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में हर्षिता मोबाइल हाथ में लिए रो रही थी। नहीं पिताजी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। वो चीख रही थी। मुझे उस गांव के लड़के से विवाह नहीं करना। रुद्र दरवाजे पर आश्चर्य और क्रोध में खड़ा था। हर्षिता, वो बोला तो हर्षिता एकदम चौंकी। भैया। वो तुरंत कॉल बंद करते हुए उसकी तरफ भागी और उसके सीने से लग गई। मुझे बचा लीजिए भैया। पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं केवल जमीन के लिए उस अनपढ़ गांव के गवार के साथ। वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र जिसे अत्यंत क्रोध था, उसके हाथ खुद ब खुद उसके कंधे पर आए। कोई तुम्हें विवश नहीं करेगा, मैं हूं ना, उसने सख्ती से कहा। कुछ पल बाद रुद्र ने उसे हल्का सा अपने से अलग किया और फिर आंखों में सीधी दृष्टि डालकर बोला, अब मुझे एक सच बताओ हर्षिता। हर्षिता का दिल एकदम धड़का। कौन सा सच? प्रोफेसर के बारे में। क्या तुमने वो सब झूठ बोला था? जानकी के भाई के विरोध में क्या तुमने खुद ही वो सब बातें रचाई थी? वो पूछता है और हर्षिता के चेहरे का रंग उड़ गया। भैया, मैं तो सच बोलो, रुद्र की आवाज गूंजी। एक बार और झूठ बोला तो मैं खुद तुम्हें उस बंधन में बांध दूंगा, वो धमकी देता है। और ये सुनते ही हर्षिता कांप गई। भैया प्लीज। उसकी आंखों में डर उभर आया। सच बोलो, उसने फौरन कहा। तो कुछ पल के सन्नाटे के बाद हर्षिता की नजरें शर्म से झुक गईं। प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया भैया। रुद्र प्रताप सिंह स्तब्ध रह गया। मैंने झूठ बोला था क्योंकि जानकी से ईर्ष्या होने लगी थी। उसकी बुद्धिमानता, सुंदरता और शिष्टता ने मुझे उससे ईर्ष्या कराई। फिर मेरे फेवरेट प्रोफेसर कार्तिक का उसका पक्ष लेना मुझे दोनों पर क्रोध दिला गया। और अचानक से एक थप्पड़ की आवाज गूंजी और हर्षिता का चेहरा एक तरफ मुड़ गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने पाप किया है हर्षिता, किसी पर लाछन लगाया है। रुद्र की आवाज कांप रही थी और हर्षिता रो पड़ी। मैं गुस्से में थी, इसलिए सबके सामने उसने, तो तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एकदम चीखा। तुम्हारे एक झूठ ने उस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। उसकी आंखों के सामने जानकी का चेहरा आ गया।
भैया मैंने भूल की, मेरी वो भूल थी। वो ठंडी हंसी हंसा। ये भूल नहीं अपराध है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठ गई तो रुद्र ने उसे देखा। तुमने मुझे भी गिरा दिया हर्षिता, उसने धीरे से कहा। जो तुमने तोड़ा है वो अब सरलता से नहीं जुड़ेगा और इस भूल का दंड हम दोनों को मिलेगा। वो ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे हर्षिता पहली बार वास्तव में शर्मिंदा सी टूट रही थी। पिताजी, आप हर्षिता के साथ ये नहीं कर सकते, वो अभी बच्ची है, उसे जबरदस्ती किसी बंधन में नहीं ढकेल सकते। रुद्र ने पिता से संजीदगी से कहा था। बच्ची, तुम्हें अब नजर आया रुद्र? उसके पिता ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा तो रुद्र एकदम खामोश हो गया। जिस प्रोफेसर की बहन को तुम उठाकर लाए थे वो भी तो कम उम्र की थी। बहन के साथ जबरदस्ती नहीं होने दे सकते और 19 साल की किसी की बहन के साथ कर सकते हो जबरदस्ती। वो ठंडे लहजे में बोले और ये वाक्य सीधा जाकर रुद्र के दिल में लगा। वो एकदम हैरान हुआ था। मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों भाई बहन के कारनामों पर मेरी अच्छी खासी नज़र है। वो आगे बोले और रुद्र की नज़रें झुक गईं। इसलिए तुम मुझे उपदेश मत दो, मैं जो कह रहा हूँ उसमें तुम्हारा ही लाभ है। तुम्हारी संपत्ति का विभाजन नहीं होगा और बहन का ससुराल सदैव तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। वो ये कहकर बिना रुके बाहर चले गए। रुद्र वहीं खड़ा रह गया, चेहरा सख्त मगर आंखों में पहली बार स्पष्ट रूप से पश्चाताप था। जानकी की वेदना, उसकी आंखों के आंसू और फिर कार्तिक की निर्दोषता। रुद्र ने मुट्ठी भींची। मैंने बहुत गलत किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। जानकी से माफ़ी मांगूं? वो एकदम रुका। अगले ही पल सर असहमति में हिलाया। नहीं, सबसे पहले कार्तिक से माफ़ी मांगूंगा। एक भाई की पीड़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसकी आवाज़ में संकल्प था। कॉलेज के गेट से स्टूडेंट धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। बाहर गाड़ियों के पास ही काली जीप एक तरफ खड़ी थी और उसके साथ खड़े रुद्र की नज़रें गेट पर टिकी थीं। कुछ पलों बाद जानकी बाहर आई। रुद्र सीधा हो गया। वो अब रोज उसे लाने और छोड़ने आता था। बहरहाल जैसे ही वो पास आई, रुद्र की नज़रें कुछ दूर अपनी गाड़ी में बैठते हुए कार्तिक पर पड़ी। 1 मिनट आओ। वो उसका हाथ थामकर उसकी तरफ जाने लगा। रुद्र प्लीज नहीं, मत जाइए। जानकी का दिल जोर से धड़का। मुझे बात करनी है, उसने नरम लहजे में कहा। नहीं, अभी नहीं, जानकी ने घबराकर कहा। मगर रुद्र रुकने वाला नहीं था। वो सीधा कार्तिक की तरफ बढ़ा। क्या बात हो सकती है? वो बोला तो कार्तिक ने उसे नफरत से देखकर कुछ सोचा, फिर दरवाज़ा बंद किया। मुझे नहीं करनी, जो कहना था तुम्हारी पत्नी कह चुकी है। कार्तिक ने व्यंग किया और जानकी के दिल पर जैसे ठेस लगी। आई एम सॉरी, मुझे कल सब सच पता चल गया है। वो पश्चाताप से ये बोला तो कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा सच? जो मेरी बहन ने झूठ बोला था। रुद्र ने सीधा उसकी आंखों में देखकर उसे ज़ारा के सच बताने के विषय में बताया और जानकी समेत कार्तिक हैरान रह गए। मुझे बहुत दुख है कि कार्तिक की मुट्ठियां भिज गईं तो आंखों में अग्नि भड़क उठी। ये बात तुम्हें अब पता चली जब तुम सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। वो उस पर चीखने लगा और जानकी के आंसू निकल आए, जबकि रुद्र ने नजरें झुका ली। मैं माफ़ी मांगता हूँ और जो दंड तुम मुझे देना चाहो दे सकते हो। ये सुनते ही कार्तिक हंस पड़ा, मगर वो हंसी पीड़ा से भरी थी। क्षमा और दंड? वो आगे बढ़ा। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब क्या क्षमा और दंड? वो बोला और जानकी ने पीड़ा से आंखें बंद कर लीं। मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं कर सकते रुद्र, जो टूट गया वो नहीं जुड़ता। कार्तिक ने बात काटते हुए कहा। मेरी बहन को मुक्त करो, यही तुम्हारा दंड है। ये सुनते ही जानकी समेत रुद्र तड़प उठा। इसके अतिरिक्त जो कहोगे मानूंगा, लेकिन ये नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, रुद्र ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, जबकि जानकी खामोश रहकर आंसू रोक रही थी। कार्तिक सर हिलाता हुआ कुछ देर शांत रहा। बहन की मुक्ति तो अब वो भी नहीं चाहता था, लेकिन वो रुद्र और हर्षिता को इतनी सरलता से छोड़ भी नहीं सकता था।
एक शर्त है फिर, वो बोला। रुद्र ने चौंक कर उसे देखा। यदि तुम वास्तव में सब ठीक करना चाहते हो तो। वो एक पल को रुका। तो अपनी बहन का विवाह मुझसे कर दो। उसकी शर्त पर वातावरण जैसे जम सा गया। भैया, जानकी की सांस रुक गई। तुम क्या कह रहे हो? रुद्र ने दुख से कहा। मैं अपनी बहन को सुखी देखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी बहन की क्षमा स्वरूप चाहिए, ताकि कल को तुम मेरी बहन को दुख देते हुए सोच सको कि तुम्हारी भी एक बहन है। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। और रुद्र के दिमाग में हर्षिता के आंसू, शादी से इनकार और गांव का वो अनपढ़ लड़का सब घूम गया। ये सौदा नहीं, ये गलत है। ये ठीक है, जानकी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अजीब सा संतोष था। कुछ पल बीतने के बाद रुद्र के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर वो आगे बढ़ा और कार्तिक को गले लगाया। मैं सहमत हूँ। मेरी बहन को सुखी रखना प्लीज, रुद्र ने धीरे से कहा। अतीत को भूल जाओ, वो बच्ची थी, इसलिए उसने इल्जाम लगाया और मुझसे भी भूल हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, इसलिए प्लीज तुम भी उसे माफ कर देना। वो उससे प्रार्थना करता है। और कार्तिक ने हल्का सा सर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को दिल से माफ करता हूँ और उसे कभी दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी भी एक बहन है। वो उसे विश्वास दिलाता है और रुद्र आश्वस्त हो गया। पिता के गुस्से और उस अनपढ़ लड़के से बचाव और जानकी के बेहतर भविष्य के लिए उसे ये निर्णय लेना ही था। शुभ विदा। उसने जानकी का हाथ थामा और जाने लगा। जानकी ने अंतिम बार अपने भाई को देखा। आंखों में प्रश्न, पीड़ा, विवशता थी, मगर वो कुछ न कह सकी। जबकि उनके जाते ही धीरे धीरे कार्तिक के होठों पर एक भयानक ठंडी मुस्कान उभरी। अब हिसाब बराबर होगा, वो विषैले स्वर से बोला और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठते हुए शीशे में खुद को देखा। हर्षिता, अब तुम समझोगी किसी के सम्मान से खेलने का मूल्य क्या होता है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए क्रूरता से मुस्कुराया। कुछ दिन बाद कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक मध्यम सी लाइट जल रही थी, जो दीवारों पर अजीब साया बना रही थी। फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। और यह अंधेरा कुछ देर पहले आने वाले कार्तिक ने किया था। वह वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था और हर्षिता दुल्हन का जोड़ा पहने बेड पर बैठी थी, जो अब उसे किसी कैद की जंजीर जैसा लग रहा था। हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ स्पष्ट था। अभी तक बैठी हो, चेंज क्यों नहीं कर रही? वो टॉवल से बाल रगड़कर चंद कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें हर्षिता पर जमी थीं, ऐसी नजरें जिनमें ना मोहब्बत थी ना नरमी, सिर्फ एक सर्द जमी हुई नफरत थी। कार्तिक, हर्षिता का दिल जोर से धड़का। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। एक लफ्ज, मगर ऐसा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। हर्षिता फौरन खामोश हो गई तो कार्तिक उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराने लगी। अब तुम क्या बात करोगी जब सब कुछ खत्म हो चुका है? उसने हल्की तंजिया हंसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता से दोहराया तो हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी वो सब होगा। कार्तिक ने फौरन बात काट दी और आवाज अब सख्त हो चुकी थी। ये नहीं पता था कि एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। वो उस पर एकदम चीखा। मैं बहक गई थी। मैंने जब इनफ। हर्षिता ने नजरें झुका ली। आंसू टपक पड़े, जबकि कार्तिक ने उसकी थोड़ी उंगली से ऊपर उठाई, मगर इस छूने में कोई नरमी नहीं, सिर्फ कंट्रोल था। तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है तुम्हारी? हर्षिता ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ जो मर्जी करती, मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर तुमने मेरी बहन के साथ बुरा किया। उसकी आवाज सरगोशी जैसी थी, मगर उसमें जहर घुला हुआ था, जिसमें हर्षिता का जिस्म कांप गया। प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं कोई भी सजा सहने को तैयार हूँ। वो तकरीबन रोने लगी थी। कुछ भी,
कार्तिक के होंठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कुराहट आई। तो फिर सुनो। वो उसके करीब हुआ। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। उसकी आवाज अब धीमी और खौफनाक हद तक ठंडी थी, जिससे हर्षिता की सांस रुक गई। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और हर दिन हर लम्हा तुम्हें यह एहसास दिलाता रहूंगा कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। हर्षिता कार्तिक वेद प्रकाश, उसकी आंखों में एक अजीब सा इंतकाम की चमक थी। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हर्षिता के आंसू बेकाबू हुए थे। बर्दाश्त? कार्तिक एक सर्द हंसी हंसा। जब मेरी बहन चीख रही थी, जब उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, तब तुम्हें या तुम्हारे भाई को बर्दाश्त याद आया था? वो नफरत से बोला और हर्षिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। अचानक कार्तिक ने उसका बाजू सख्ती से पकड़कर कमर पर मरोड़ा। और सुनो, उसने झुककर उसके कान के करीब कहा, अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने भाई या किसी को भी बताने की कोशिश की। हर्षिता ने खौफ से उसकी तरफ देखा। तो मैं 1 सेकंड में तुम्हें तलाक दे दूंगा। और याद रखना, तुम्हारे तलाक सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करेगी, बल्कि जानकी और रुद्र का घर भी टूट जाएगा। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला वार किया था और हर्षिता की आंखें फैल गईं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसी भी थी, लेकिन प्रोफेसर से अलैदगी नहीं चाहती थी। मैं कर सकता हूँ और करूँगा भी। वो कंधे उचकाता उसे झटककर बेड पर फेंकता हुआ पीछे हुआ। कमरे की खामोशी में सिर्फ हर्षिता की सिसकने की आवाजें आने लगी। वो गम और गुस्से से एक बार फिर डिप्रेशन में जाती हुई कांप रही थी। दिल चाह रहा था चीखे, लड़े, जवाब दे, मगर वो जानती थी कि वो हार चुकी है। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और लब भींचकर सर झुका लिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपकी सजा कबूल है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। कार्तिक ने उसे कुछ देर देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा है, क्योंकि अब तुम भुगतोगी। और ये भारी भरकम दुल्हन का लिबास क्यों पहने बैठी हो? तुम्हारी जैसी बदलिहाज और शक की औरत को मैं एक नज़र देखना पसंद ना करूं। पत्नी का हक देना तो दूर की बात, उसने सर्द लहजे में कहते हुए हर्षिता का दिल बेदर्दी से तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू, दिल में खौफ और पछतावा, और एक ऐसा दर्द था जिससे वो कभी नहीं बच सकती थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज़ हमेशा की तरह हुक्म देने वाली थी, मगर आज उसमें हल्की सी थकान भी शामिल थी। टेरेस पर खड़ी जानकी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। सोच रही हूँ, उसने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा। किस बारे में? रुद्र कुछ कदम आगे बढ़ा तो जानकी ने इस बार सीधा उसकी आंखों में देखा। आपके फैसलों के बारे में। पहले मुझसे शादी और अब अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दी। दोनों गलत फैसले थे। वो सर झटकते हुए बोली तो रुद्र की भौहें सख्त हुईं। मैंने जो किया ठीक किया। वाकई एक झूठ की बुनियाद पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब एक और जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। जानकी की आवाज में हल्की सी तल्खीबाजी थी। उसने शादी होने तक रुद्र और कार्तिक को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों अपने फैसलों पर कायम थे। हद में रहो जानकी, और बहस मत करो। रुद्र की आंखों में चेतावनी आई। मेरी तो कोई हद नहीं रही रुद्र। जिस दिन आपने मुझसे जबरदस्ती की थी ना, उसी दिन मेरी सारी हदें खत्म हो गई थी। वो नफरत से कहते हुए रूम में जाने लगी और एक लम्हे के लिए रुद्र खामोश हो गया। उसके अल्फाज जैसे सीधा उसके अंदर जाकर चुप गए हों। क्या चाहती हो? वो उसके पीछे आने लगा। कुछ भी तो नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कार्तिक भाई ऐसे ही मान गए? वो पूछती है। उन्होंने माफी की शर्त रखी थी और मैंने मान ली, बात खत्म। रुद्र ने नजरें चुराईं। बात खत्म नहीं हुई। आप उन्हें नहीं जानते, वो ऐसे ही किसी को माफ नहीं करते। जानकी की आवाज बुलंद हो गई और रुद्र के चेहरे पर पहली बार हल्की सी फिक्र आई। शायद उन्होंने हर्षिता से शादी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए की हो।
जानकी ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्यों नहीं करेगा? आपने क्या किया था? बिना सोचे समझे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, तो वो क्यों नहीं करेगा? जानकी की आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज मजबूत रही और ये जुमला जैसे रुद्र के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। हम दोनों भाई बहन ने गलती की और अब इसे मिलकर ठीक करेंगे। वो धीमी आवाज में बोला, ये ठीक करना है एक और लड़की की जिंदगी को दांव पर लगाकर, चाहे वो हर्षिता ही क्यों ना हो, वो भी इंसान है। वो फिक्र से बोली, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, इसी लड़की की जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की। रुद्र ने झंझोड़ कर कहा, मैं उस जैसी नहीं बनना चाहती। उसने आहिस्ता से कहा, डोंट वरी, हर्षिता का भाग्य यही था, और अगर कार्तिक ने बदले के लिए उससे शादी की तो अच्छा ही है। बदला ले ले, शायद हर्षिता का पाप धुल जाए। वो यही डिजर्व करती है। उसने गहरी सांस ली और जानकी ने सर उठाया। अच्छा जी, और अपनी सज़ा के बारे में क्या ख्याल है? इससे ज़्यादा गुनहगार तो आप हैं, जिन्होंने बिना जांच किए मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे सज़ा देनी है तो दो ना सज़ा, मैं तो इंतज़ार में हूँ, और मुझे तुमसे वाकई माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा चाहिए। रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, और जानकी की सारी बहादुरी एकदम से हवा हो गई। वो शर्म से लाल होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। वो घबराई। सज़ा दो ना मुझे यार, जैसे मैंने तुम्हें सज़ा दी थी। बदला ले लो ना मुझसे। वो मुस्कुराता हुआ उसे छेड़ रहा था। ये सज़ा है आपकी कि मुझसे दूर रहें। वो मुंह फुलाकर बोली और रुद्र लब भींचता हुआ एक बार उसे देखकर फिर पीछे हो गया। ओके, हो गया। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ। वो दिल पर हाथ रखकर फीकी मुस्कान से बोला, और जानकी को न जाने क्यों उसका ये सज़ा कबूल करना अच्छा नहीं लगा। उसका दिल धड़कता हुआ कहने लगा कि ये सज़ा उसने रुद्र को नहीं बल्कि खुद को दे दी है। पैलेस के दरवाजे पर बड़ी सी गाड़ी रुकी तो नौकर फौरन आगे बढ़कर गाड़ी से सामान उतारने लगे। गाड़ी से जानकी के हमराह रुद्र उतरा, हमेशा की तरह रोबीला, मगर आज उसके साथ एक और चीज़ भी थी। नौकर उपहारों के डिब्बों का ढेर, महंगे ब्रांडेड बैग्स और मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे निकालने लगे, जबकि वो जानकी के साथ पैलेस में जाने लगा। जानकी हल्के रंग के सूट में सादा मगर दिलकश सी लग रही थी। इन दोनों की आज वेद प्रकाश साहब ने दावत की थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। ध्यान से ये सब अंदर ले जाओ, कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। रुद्र नौकरों को हिदायत दे रहा था। उसकी आवाज़ में वही रोब था, मगर आज इसमें एक अजीब सी संजीदगी भी थी। अपनी फैमिली के लिए उसकी फिक्र देखकर जानकी के दिल में उसके लिए हल्की सी नरमी आई। कार्तिक और वेद प्रकाश साहब बाहर आकर उनका वेलकम करने लगे। कार्तिक का चेहरा हमेशा की तरह संजीदा, मगर होंठों पर हल्की सी रस्मी मुस्कुराहट थी। क्या हाल है? वो आपस में मिलने लगे। फिर वो अंदर दाखिल हुए तो हर्षिता और कार्तिक की माँ फूलों से उनका इस्तकबाल कर रही थी। जानकी ने देखा रुद्र सबसे निहायत सभ्य अंदाज में मिल रहा था, इसलिए वो हैरान थी कि क्या ये वही रुद्र है? ये वही शख्स है जो उसे पहली बार ज़बरदस्ती उठाकर लाया था, एक जालिम शख्स की तरह उसकी ज़ात को रौंद गया था, और आज उसके घर वालों के सामने इतना सभ्य, इतना ख्याल रखने वाला पति बन रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी जगह बनती महसूस हुई। कैसी हो प्रिंसेस? रुद्र हर्षिता से पूछता है, जो मुकम्मल तैयार और खूबसूरत थी, मगर आंखों के नीचे हल्की सी थकान लिए थी। मैं ठीक हूँ भैया। हर्षिता ने फौरन मुस्कुराने की कोशिश की। पक्का ना? रुद्र ने गौर से उसे देखा। जी भैया, बहुत अच्छे हैं सर, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसने जल्दी से कहा तो रुद्र के चेहरे पर इत्मीनान आया, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ हो। अच्छा है, बस तुम खुश रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। उसने सर हिलाया तो हर्षिता ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सर हिला दिया।
वैसे अब तो सर कहना बंद करो भाई, वो तुम्हारा पति है। वो मजाक करता है तो सब हंस पड़े। इसके बाद काफ़ी देर चाय पीते हुए वो बातचीत में बिजी रहे। हर्षिता को नौकरानी से बर्तन वापस रखवाते देखकर जानकी आहिस्ता से उसके पीछे आई। हर्षिता। हर्षिता ने चौंक कर उसे देखा। देखो, मैं तुमसे भाभी या ननद की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ, वो सहजता से बोली। क्या? हर्षिता की आंखों में हैरत उभरी। यही कि भैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? जानकी ने आहिस्ता से पूछा और हर्षिता की ना चाहते हुए भी आंखें भर आईं। देखो, झूठ ना कहना मुझसे। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई बदला तुमसे ना ले, इसलिए बताओ वो तुम्हारे साथ कैसे हैं, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। वो उसका हाथ थामती है और ये सुनते ही हर्षिता का सब्र टूट गया। वो फौरन जानकी के गले लग जाती है, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, वो रोते हुए बोली। और जानकी एक लम्हे को हैरान रह गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ थपथपाई। बस छोड़ दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। नहीं, हर्षिता ने ना में सिर हिलाया। तुम इतनी अच्छी हो और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो रोते हुए बोली। गलतियां तो सभी से होती हैं हर्षिता, इसलिए डोंट वरी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और चाहती हूँ कि अब हम भाभी ननद नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह रहें। जानकी ने निहायत प्यार से कहा तो हर्षिता ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और पहली बार सच्ची इज्जत थी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी बहुत अच्छी हो, बस अब मुझे ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? वो कन्फर्म करने लगी। हर्षिता एक लम्हे को रुकी, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। जी, वो वाकई बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े सख्त हैं लेकिन ख्याल रखने वाले हैं, वो तसल्ली देती है। और जानकी ने गौर से उसे देखा कि वो कुछ तो छुपा रही है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगर कभी तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। जानकी ने उसका हाथ थामा और हर्षिता की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। थैंक्स डियर, वो दिल से बोली थी। जानकी ने एक बार फिर गौर से हर्षिता को देखा। ये खुश नहीं है, दिल ने जोर से कहा। जहन में कार्तिक का चेहरा आया, सर्द नजरें, खामोश गुस्सा, तो दिल में बेचैनी बढ़ गई। भाई, आप क्या कर रहे हैं? जानकी जाहिर तौर पर मुतमईन हो गई थी, मगर दिल के किसी कोने में शक अभी भी जिंदा था। तो अब मेरा एक सवाल है। अलमारी के सामने सफ़ेद शर्ट, बाजू हल्के से फोल्ड किए हुए, कार्तिक हमेशा की तरह पुरसुकून और दिलकश अंदाज लिए खड़ा था और सारी क्लास खामोशी से उसे सुन रही थी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें तो क्या आंसर आ सकता है? वो बोलते हुए रुका और सीधा उस लड़की की तरफ देखा जो हर्षिता के साथ बैठी थी। सना, वो उसे इशारा करता है। तो वो लड़की चौंककर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कार्तिक के पास जाने लगी। ये लो, वो उसे गौर से देखते हुए चौक पकड़ाने लगा और उनकी इतनी सी नज़दीकी भी देखकर हर्षिता के हाथ की मुट्ठी आहिस्ता से बंद हुई। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वो खुद से बात करती है, क्योंकि पूरे लेक्चर के दौरान कार्तिक इसी लड़की को देखता रहा था और इसी से सवाल जवाब करता हुआ उसकी तारीफें करता रहा। उसने एक बार भी हर्षिता की तरफ नहीं देखा था और ये नज़रअंदाज करना किसी चीख से ज़्यादा तकलीफ देह था। सना, आप एक बार मेरे ऑफिस में आ जाएं, कुछ पॉइंट के साथ नोट्स की भी बात करनी है। कार्तिक ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो सना के चेहरे पर फौरन खुशी फैल गई। जी सर, वो हल्के से शर्माते हुए बोली और हर्षिता का दिल जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। सारी क्लास बाहर निकल गई, लेकिन वो वहीं बैठी रह गई। हर्षिता, आ जाओ, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वो सख्ती से बोली तो ज़ारा खामोशी से उठकर चली गई। इसके बाद क्लास खाली हो गई और हर्षिता वहाँ अकेली रह गई। आंखों में आंसू आ गए। तो ये है आपका बदला, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। फिर गहरी सांस ली और आंखों के आंसू पहुँचे। नहीं, मैं डरूंगी नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन बेवफाई नहीं। वो खड़ी हुई और कार्तिक के ऑफिस की तरफ जाने लगी।
दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर दाखिल हुई तो कार्तिक सना की कुर्सी के करीब झुककर खड़ा उसे समझा रहा था। आवाज़ नरम, अंदाज पुरसुकून, तो आंखों में अपनायत लिए उसे सना से बात करते देखकर हर्षिता का दिल जल उठा था, जबकि उसकी मौजूदगी से दोनों चौंक गए। तुम? कार्तिक ने फौरन सीधा होकर उसे देखा, जबकि वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई, जैसे सब समझ रही हो। फिर कार्तिक की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, सर मैं चलती हूँ। वो वहां से निकल गई और दरवाज़ा बंद होते ही खामोशी छा गई, जबकि हर्षिता ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और सीधा आगे बढ़ते हुए कार्तिक का कॉलर पकड़कर उसे मेज़ पर ढकेल दिया। ये क्या था? उसकी आवाज़ गुस्से और दुख से कांप रही थी। कार्तिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। आवाज़ पुरसुकून थी। मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? इतनी नरमी, और फिर ऑफिस में अकेले बुलाना, ये सब क्या है? वो उसके और करीब झुकी। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक का ये जुमला आग पर तेल का काम कर गया। मुझे प्रॉब्लम क्या है? हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा आप पर हक है कि आप सिर्फ मेरे साथ। वो एकदम रुक गई। अल्फाज उसके गले में अटक गए। कहो ना, क्या करूं तुम्हारे साथ? कार्तिक की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। चेहरा खामोश था मगर उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। आप सिर्फ मेरे साथ इस अंदाज में बात कर सकते हैं और किसी के करीब नहीं जा सकते, उसने आखिर धीमी मगर जख्मी आवाज में कहा, और कार्तिक के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ओह, याद आ गया तुम्हें? वो अचानक आगे झुका। दोनों के चेहरे चंद इंच के फासले पर थे। वो उसे कमर से दबोचते हुए खुद ही उसकी जगह पर, जबकि उसको मेज पर बिठा गया था। जब तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, तब याद नहीं था कि तुम भी किसी की पत्नी हो सकती हो और तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है? वो तंज करता है तो हर्षिता के आंसू बह निकले। मैंने गलती की, मैं मानती हूँ, लेकिन आप मुझे इस तरह सजा देंगे क्या? वो उसके और करीब आया। और ये तो अभी शुरुआत है। वो आहिस्ता से उसकी थाई पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में बोला, और आंखें जोर से बंद करती हर्षिता का दिल जोर से धड़का। आप जानबूझकर मुझे जला रहे हैं। ओहो, तो तुम जल रही हो? कार्तिक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, क्योंकि आप मेरे पति हैं। वो उसका गर्दिश करता हाथ थामती लंबे लंबे सांस लेने लगी। एक लम्हे के लिए कार्तिक की आंखों में कुछ बदला, मगर अगले ही लम्हे वो फिर सर्द हो गया। पति? उसने जोर से हर्षिता को चुटकी काटी। आह! वो दर्द से करहाते हुए उसे देखती है। मैं तुम्हारा पति सिर्फ नाम का हूँ, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें कभी पत्नी नहीं मानूंगा। तुम सिर्फ बदले के लिए मेरी जिंदगी में आई हो। उसने सरगोशी की और फिर हर्षिता ने हिम्मत करके आंसू पोंछे और उसकी तरफ झुकी। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, सब कुछ, लेकिन किसी और के साथ आपको बांट नहीं सकती। ये पहली बार था कि उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, मोहब्बत की झलक भी थी। कार्तिक कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से तंज करने लगा। अब बर्दाश्त करना सीख लो, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो पीछे हट गया और हर्षिता वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में आग, और एक ऐसा एहसास जो उसे खुद से भी डरा रहा था कि कहीं वो उस इंसान से मोहब्बत करने लगी थी जो उसे तोड़ने पर तुला हुआ था। गहरी शाम के वक्त जानकी बेड के किनारे बैठी थी। हाथ में किताब थी, मगर नज़र अल्फाज पर नहीं टिक रहे थे। जब अचानक दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर आया। कोट उतारते हुए उसकी नज़र सीधा जानकी पर पड़ी। बड़ी खामोश हो आज, या फिर कोई तूफान आने वाला है? उसने हल्के से तंज करते हुए कहा तो जानकी ने किताब बंद की, मगर जवाब न दिया। सिर्फ एक नज़र डाली और फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ओहो, तो आज नाराज़गी चल रही है। रुद्र के होंठों पर फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे आपसे बात नहीं करनी, जानकी ने फौरन कहा। अच्छा, और ये मशवरा किसने दिया है? वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। जानकी ने घूर कर देखा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। इतनी काफ़ी हो कि मुझे संभाल रही हो। रुद्र ने सर हिलाते हुए कहा तो जानकी लब भींच कर रह गई। अच्छा बताओ मैंने क्या कर दिया? वो आईब्रो उठाता हुआ सवाल करता है। आपको सब पता है, फिर भी पूछते हैं। वो फौरन बोली, नहीं वाकई क्या हुआ है? वो उसके करीब आया। जानकी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर उठकर उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हुई। आपने जो फैसला लिया था मुझे उस पर हमेशा एतराज़ रहेगा। उसकी आवाज़ में हल्की सी नाराज़गी थी। फिर वही बात। रुद्र ने गहरी सांस ली। हाँ वही बात, क्योंकि वो गलत था। वो ज़िद्दी हुई। हर बात तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती जानकी, उसने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। और हर बात आपके हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। वो फौरन पलटकर बोली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। तुम गुस्से में भी बहुत हसीन लगती हो। वो बोला तो मुझे फिजूल बातें नहीं करनी। जानकी ने फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिजूल नहीं, ये तो तारीफ थी। वो हंसा। मुझे नहीं चाहिए आपकी तारीफ, जानकी ने खपकी से कहा। अच्छा तो फिर क्या चाहिए? वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला तो जानकी एक लम्हे को रुक गई, फिर नजरें चुरा ली। कुछ भी नहीं। रुद्र ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया तो वो चौंकी। छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सीधा जवाब नहीं देती, उसने नरमी से कहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। जानकी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में अब हल्की सी झुंझलाहट उभरी। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसका अंदाज बिल्कुल पत्नियों जैसा था। पड़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोला। जानकी की सांसें हल्की सी रुक गई। इसीलिए तो तुम्हें मना रहा हूँ, वरना मेरा तरीका तुम जानती हो, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, जबरदस्ती करना, वो मुंह फुलाकर बोली तो रुद्र ने सर हिलाया। वो पहले था, अब तो मैं तुम्हें तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। वो जरा सा झुका। आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। जानकी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वही सख्त इंसान नजर नहीं आया, बल्कि कुछ नरम, कुछ बदलता हुआ लगा। मैं अभी भी नाराज हूँ, उसने फौरन नजरें हटा ली। ठीक है रहो। रुद्र मुस्कुराता पीछे हट गया। हाँ अब आप मुझे मनाएंगे नहीं, उसने दिल में कहा, फिर खुद ही चौंक गई, जिस पर रुद्र हंस पड़ा। ओहो, तो ये है असल मसला। नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो फौरन बोली। नहीं, अब मैं ठीक तरीके से तुम्हें मनाऊंगा। वो आंख दबाता उसकी तरफ बढ़ने लगा तो जानकी पीछे हटी। आप रहने दीजिए, वो घबराई। कभी सोचता हूँ तुम्हारा नाम जानकी की बजाय जानम होना चाहिए था, फिर सोचता हूँ कि नहीं। फिर हर कोई तुम्हें जानम कहता तो रुद्र प्रताप के हाथों बहुत सारे कत्ल होने थे, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता आगे बढ़ने लगा। और जानकी पीछे होते हुए दिल की धड़कन तेज होते महसूस करती है। तो मेरी आदत बन रही हो जानकी। वो उसके सर पर बोसा देकर पीछे हट गया। जानकी ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली और दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट छुप गई, जैसे वो खुद भी मानने को तैयार नहीं थी। इतनी तेज बारिश हो रही है और वो अभी तक नहीं आए, वो घबराई सी बोली, क्योंकि बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें जोर जोर से टकरा रही थी और आसमान पर बिजली चमक रही थी। हर कड़क के साथ माहौल मजीद भारी होता जा रहा था। हर्षिता खिड़की के पास खड़ी परेशान थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और भीगा हुआ कार्तिक अंदर आया। बालों से पानी टपक रहा था। शर्ट जिस्म से चिपकी हुई थी, जो उसके मसल्स नुमाया कर रही थी। हर्षिता का दिल एक लम्हे को रुक सा गया, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इतनी बारिश में बाहर रहने का शौक है क्या? उसने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, जबकि कार्तिक ने लब भींचे और दरवाज़ा बंद किया। फिलहाल मुझे तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो कुछ कदम आगे उसकी तरफ बढ़ा और हर्षिता फौरन बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही। और तो फिर ये सब क्या है? कार्तिक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे फिक्र हो रही थी। इतनी कॉल्स की लेकिन आप अटेंड नहीं कर रहे थे।
वो शिकवा करते हुए बढ़कर टॉवल लाती है और उसके बाल साफ करने लगी। कार्तिक एक लम्हे को रुक सा गया। पत्नी, उसने लफ्ज़ को खींच कर कहा। ये लफ्ज़ तुम्हें बहुत पसंद है ना? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कम से कम मुझे एहसास तो है। वो बिना देखे शिकवा करती है। तभी बाहर बिजली जोर से कड़की और कार्तिक की आंखों में एक चमक वाजे हुई। और मुझे भी सब याद है, उसने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। खास तौर पर वो दिन जब तुमने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था और फिर मुझ पर कि मैंने तुम्हारा रेप किया। उसके हाथ अपने कंधे की तरफ रेंगते हुए देखकर हर्षिता के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने खुद को संभाला। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, उसने आहिस्ता से कहा। बस इतना सा मानती हो और सब ठीक हो जाएगा। वो फीका सा हंसा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं हर रोज आपके सामने झुकती रहूं, माफिया मांगती रहूं? वो अचानक भड़क उठी। हाँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ, कार्तिक ने फौरन कहा तो हर्षिता एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर तलखी से हंसी। आप वाकई साइको हैं। ये सुनकर कार्तिक की आंखों में खतरा बढ़ गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार पर लगा दिए और उस पर झुक गया। हर्षिता उसकी बाहों में कैद होते हुए कांप रही थी। दोनों की सांसें टकरा रही थी, जबकि बारिश की आवाज और तेज हो गई। दोबारा कहो, उसने सरगोशी की तो हर्षिता का दिल जोर से धड़क रहा था। साइको हैं आप, उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। कार्तिक कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और तुम क्या हो? वो और करीब झुका। हर्षिता की सांस अटक गई। मैं वो हूँ जिसे आपने सजा देनी है, इसलिए मुझे सजा दें और ख़त्म करें ये सब, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। कार्तिक की नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। भीगी हुई पलकें, कांपते होंठ और कमाल का कम उम्र दिलकश हुस्न। वो एक लम्हे को साकित रह गया। इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा कुछ भी, उसने सरगोशी की। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मुझे तड़पता देखना? हर्षिता ने बेबसी से कहा। हाँ, कार्तिक ने उसके चेहरे के करीब आकर कहा। हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने नजरें नहीं झुकाईं। तो फिर तड़पाइए, जितना हो सकता है, वो आहिस्ता से भीगी पलकों से बोली। कार्तिक की आंखों में एक लम्हे को हैरत उभरी, फिर वो और करीब आया, इतना कि दरमियान कोई फासला न रहा। डर नहीं लग रहा मुझसे? उसने गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थी, मगर कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें आ रही थी। कार्तिक आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब हाथ लाया, एक लकीर सा आंसू साफ करने के लिए, मगर वो उसका चेहरा एकदम दबोच कर ऊपर कर गया। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे इल्ज़ाम को सच साबित कर दूं और तुम्हें बता दूं कि असल रेप होता कैसे है, लेकिन फिर अपनी माँ की तरबियत याद आ जाती है। वो नफरत से कहता हुआ उसे झटक कर पीछे हुआ। अगर अगर इस तरह आपका गुस्सा और बदला कम होता है तो आप मेरा रेप करें और जान से मार दें, मुझे कोई गिला नहीं होगा आपसे, वो रोते हुए उससे बोली। मत आजमाओ मुझे, वो लब भींच कर बोला। आप भी मत आजमाइए मुझे, वो जैसे हार गई हो। कार्तिक लब भींच कर उसे देखता है, फिर सर झटक कर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। एक दिन आप खुद मानेंगे कि मैं इतनी गैर अहम नहीं हूँ जितना आप समझते हैं, वो पीछे से बोली। लेकिन कार्तिक उसे इग्नोर करता हुआ दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि बाहर बारिश के साथ अंदर हर्षिता के आंसू गाल पर लुढ़क रहे थे। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। न सब कुछ ठीक हुआ और ना ही सब वैसा रहा जैसा पहले था, मगर एक चीज़ बदल रही थी, और वो था उनके दरमियान का फासला। अब कार्तिक का रवैया वैसा खुला हुआ जालिमाना नहीं रहा। वो अब भी सख्त था, अब भी तंज करता, मगर उसकी आंखों में मुसलसल जलती नफरत कभी कभी मध्यम पड़ने लगी थी। और हर्षिता, वो अब पहले वाली जिद्दी शोर मचाने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि खामोश और फर्माबरदार सी हो गई थी। वो हर मुमकिन हद तक कार्तिक का ख्याल रखती ताकि उसके गुनाह की माफ़ी मिल जाए और उसका पति उसके साथ ठीक हो जाए। वो अपने माँ बाप जैसी शादी नहीं चाहती थी,
इसलिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब कार्तिक लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसने आहिस्ता से उसके पास टेबल पर चाय रख दी। चाय, उसने बस इतना कहा। कार्तिक ने एक नज़र उसकी तरफ डाली। मैंने नहीं मांगी थी, उसने बावर कराया। बिना मांगे भी बना दी। हर्षिता ने हल्का सा कंधा उचकाया और मुड़ने लगी। रुको, कार्तिक की आवाज आई तो वो रुक गई। चीनी कम होगी, उसने कप उठाते हुए कहा। आपको कैसे पता? अभी तो टेस्ट भी नहीं की, वो हैरानी से बोली, जबकि कार्तिक ने कप होंठों तक ले जाकर हल्का सा सिप लिया। वाकई चीनी कम थी। आजकल तुम अपने लहजे में चीनी घोल रही हो ना, तो इसलिए शक पड़ा कि चाय में चीनी कम होगी। वो उसकी तरफ देखकर बोला तो हर्षिता के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो उसने फौरन छुपा ली। वो अब अक्सर छोटी छोटी बातों पर तंज करने लगा था, लेकिन हर्षिता अब गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुरा देती, या कभी कभी मुस्कुरा कर जवाब देती। तुम बदल गई हो, एक दिन कार्तिक ने अचानक कहा तो हर्षिता ने चौंक कर उसे देखा। कैसे? पहले बहुत बोलती थी, अब कम बोलती हो, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बताया। आपकी वजह से कम बोलती हूँ, वो मुस्कुराकर बताती है। मेरी वजह से क्यों? कार्तिक ने भौहें सिकोड़ी। यस, आपने सिखा दिया कि हर वक्त बात बोलनी जरूरी नहीं होती, खामोशी भी बड़ा हथियार है, उसने नजरें नीचे करते हुए कहा। और ये जुमला सीधा कार्तिक के अंदर कहीं लगा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और क्या क्या सीखा? हर्षिता ने हल्का सा सर उठाया, उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। बताओ ना। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बमुश्किल बोली, ये कुछ लोग जितने बुरे नजर आते हैं उतने होते नहीं हैं। वो उसे मोहब्बत से देखते हुए बोली थी, और कार्तिक का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा हूँ? वो हल्के से बोला। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आप सच में इतने बुरे भी नहीं हैं जितना पहले लगते थे। वो आहिस्ता से बोली और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ये सुनकर कार्तिक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो फौरन से उसे झटक कर खुद को कंट्रोल कर गया। इसके बाद हर्षिता अब अक्सर उसे देखती रहती, चुपके से, जब वो काम कर रहा होता, जब वो बात कर रहा होता, और हर बार दिल में एक अजीब सा एहसास उठता। यही शख्स है जिससे मैं डरती भी हूँ। और वो खुद को रोक लेती थी, मगर सच यही था कि वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। एक छोटी उम्र का क्रश अब उसका पति बना था। जो मोहब्बत हो रही थी, और कार्तिक वो खुद से लड़ रहा था। हर बार जब वो हर्षिता को चुपचाप देखता, जब वो उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती, तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ता। मगर अगले ही लम्हे जानकी का चेहरा और उसकी तकलीफ उसके जहन में आ जाती। नहीं, मैं वो सब नहीं भूल सकता, वो खुद से कहता, मगर दिल और दिमाग उसकी सुन नहीं रहे थे। यही वजह थी कि जब एक दिन हर्षिता फिसलने लगी तो कार्तिक ने फौरन उसे पकड़ लिया। कुछ देर के लिए वो उसकी बाहों में रही। दोनों की नजरें मिली, सांसें रुक सी गईं, और वक्त जैसे थम सा गया। हर्षिता का दिल तेजी से धड़का तो कार्तिक की गिरफ्त और मजबूत हो गई, मगर इस बार उसमें सख्ती नहीं थी, कुछ और था जो दोनों समझ तो रहे थे मगर मान नहीं रहे थे। ध्यान से चला करो, वो बस इतना कह सका और फौरन उसे छोड़ दिया। जी, हर्षिता ने आहिस्ता से सर हिला दिया, मगर उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि यूं लगा था जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब उनके दरमियान सिर्फ नफरत नहीं रही, बल्कि एक खामोशी और बढ़ती हुई कशिश थी जो दोनों को करीब ला रही थी। और यही कशिश आगे चलकर सब कुछ पेचीदा करने वाली थी। नमस्ते। रुद्र जानकी को लेने आया था, तो उसके साथ हर्षिता को भी निकलता देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आई। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? हर्षिता मुस्कुराकर उसके गले लगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो उसका प्यारा सा चेहरा थाम कर पूछता है, और हर्षिता ने फौरन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें एक लम्हे को कार्तिक की तरफ गईं, जो फारिग होकर उसकी तरफ आ गया था ताकि हर्षिता को घर ड्रॉप कर सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा तो रुद्र ने इत्मीनान से सर हिलाया। गुड, तुम कैसे हो कार्तिक? वो कार्तिक के गले लगा।
तो कार्तिक भी खुशदिली और सम्मान के साथ उसे जवाब देता है, जबकि जानकी खामोशी से ये सब देख रही थी, जैसे इन दोनों की मुस्कुराहट असली नहीं लग रही थी। वैसे भाई, आपने पिताजी को बताया मेरी शादी का? हर्षिता ने बात बदलते हुए पूछा तो रुद्र के चेहरे पर हल्की सी संजीदगी आ गई। हम्म। वो गुस्सा भी बहुत हुए, मुझे भी घर से निकाल दिया और काफ़ी धमकियां भी दी हैं, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही किया जो मेरी बहन के लिए ठीक है। उसने सीधा सा जवाब दिया कि सब हैरान और परेशान हुए। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर खुद ही मान जाएंगे। आखिरकार मैं उनका इकलौता बेटा जो हूँ, मुझसे ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं रह सकते। रुद्र ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर उसके लहजे में थकान साफ छुपी हुई थी। जानकी और हर्षिता की आंखों में एक लम्हे को फिक्र आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो जानकी, हर्षिता देर हो रही है, गाड़ी में बैठो, रुद्र ने कहते हुए जानकी की तरफ इशारा किया। चलो फिर मिलेंगे, कार्तिक ने हर्षिता की तरफ देखते हुए कहा, और वो जाने ही वाले थे कि रुद्र अचानक से बोला, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है कार्तिक। उसकी इस बात पर तीनों चौंक गए। फिर कुछ देर बाद कार्तिक ने सर हिलाया और हर्षिता को इशारा किया। वो सर हिलाकर उससे गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए अपनी जगह की तरफ चली गई। जानकी भी विदा लेकर थोड़ी सी असमंजस में रुद्र की गाड़ी में बैठ गई। अब वो दोनों अकेले खड़े थे। कार्तिक, रुद्र ने गहरी सांस ली, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो पहली बार थोड़ा संजीदा, थोड़ा नरम लगा। जी कहिए, कार्तिक ने उसे देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा। रुद्र ने नजरें चंद लम्हों के लिए नीचे की, जैसे अपने शब्द बटोर रहा हो, और फिर अचानक बोला, हर्षिता वैसी नहीं है जैसी वो नजर आती है। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर हल्का सा तंज आया। मैं देख चुका हूँ कि वो कैसी है। नहीं कार्तिक, तुमने सिर्फ उसका एक ही रुख देखा है। वो वैसी कभी नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छी और संस्कारी बच्ची थी। मेरे माँ बाप की मोहब्बत की शादी थी। मैं 12-13 साल की उम्र से हमेशा उनकी लड़ाइयों को देखता रहा और फिर कठोर बन गया था। लेकिन मेरी छोटी बहन हर्षिता ये सब देखकर डिप्रेशन में जाने लगी। फिर मेरे पेरेंट्स अलग हो गए। माँ के जाने के बाद हम बच्चे पिताजी के पास रहे, और पिताजी ने कभी हर्षिता को समझने की कोशिश नहीं की। मैं बेटा था, इसलिए उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन उसे बेटी समझकर कभी प्यार नहीं दिया जिसके लिए वो तरसती रही। उसे अगर किसी से प्यार मिला है तो वो केवल मैं हूँ, लेकिन मैं उसके माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकता था ना। यही चीज़ उसे हमेशा अंदर से तोड़ती रही, लेकिन बाहर से वो बागी और बदतमीज़ बनती चली गई। वो कुछ लम्हे चुप रहा, और कार्तिक अब गौर से उसे समझने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने आगे कहा, वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। पिताजी ने उसे यहाँ आने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी क्योंकि माँ के साथ रहना उसके लिए अभिशाप बन गया था। मेरी माँ के लिए अब उनके दूसरे बच्चे हमसे ज़्यादा अहम हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मेरी बहन को अपमानित करके घर से निकाल दिया। वो पूरी तरह टूट गई थी। कार्तिक, वो जिस उम्र में थी, ये सब बर्दाश्त करना बहुत कठिन था। वो हमेशा अकेली रही, थोड़ा सा ध्यान चाहती थी, मगर कभी मिला नहीं, और इसी अभाव ने उसे वैसा बना दिया। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। फिजा में एक लम्हे के लिए खामोशी फैल गई। कार्तिक के जहन में हर्षिता का वो रोता हुआ चेहरा आया, उसकी वो छोटी छोटी कोशिशें। एक लम्हे को उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर अगले ही लम्हे जानकी का चेहरा, उसकी बेबसी और उसकी तकलीफ उसके जहन में उभरी, तो उसने फौरन सर झटक दिया। मैं जानता हूँ कि उसने नादानी में तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और मैंने भी जज्बात में आकर तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब जानकी को बहुत सम्मान देता हूँ मैं। वो मेरी अर्धांगिनी है, और बेशक वो मुझे माफ़ भी कर चुकी है। इसलिए प्लीज़ तुम भी ख्याल रखना, मेरी बहन को इतनी सज़ा मत देना जो वो सह ना पाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रुद्र हाथ जोड़ने लगा तो कार्तिक ने फौरन उसके हाथ थाम लिए। गाड़ी में बैठी जानकी और हर्षिता हैरान और परेशान हो रही थी। वो उन्हें सुन तो नहीं पा रही थी,
लेकिन देख जरूर रही थी। मैं समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। वो उसे तसल्ली देता हुआ उसके गले लग गया। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, एक लम्हे को जैसे कुछ परखने की कोशिश की, फिर सर हिला दिया। मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है, होना भी चाहिए, कार्तिक ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे अब भी कुछ छुपा हुआ था। शाम ढल रही थी, आसमान हल्के नारंगी रंग में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे सब कुछ सुकून में आ चुका हो। ऐसे में जानकी बालकनी में खड़ी थी, गीले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। चेहरे पर वही सुकून था जो शायद उसने बहुत अरसे बाद महसूस किया था। पीछे से कदमों की आवाज आई। आज बहुत शायराना मूड में है मैडम। पीछे से रुद्र की आवाज आई तो जानकी ने हल्का सा मुस्कुराकर पलट कर देखा। नहीं, बस आज दिल बहुत हल्का है। उसकी अभी कुछ देर पहले ही कार्तिक से बात हुई थी और इसके बाद उसके दिल का बोझ उतर गया था। रुद्र उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे दोनों खामोशी से बाहर देखते रहे। फिर अचानक रुद्र ने कहा, वैसे एक बात बताओ। क्या? वो उसे देखती है। अगर मैं तुम्हें अगवा न करता तो क्या तुम कभी मुझसे शादी करती? उसने हल्की सी शरारत से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। जानकी ने फौरन उसे घूर कर देखा और रुद्र हंस पड़ा। देखा, मैं कहता था ना कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और अब भी लग रहा है कि तुम खुद तो मुझे पति वाला अधिकार दोगी नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो आंख दबाता हुआ मायने खेज अंदाज में बोला, आपको शर्म आनी चाहिए। जानकी उसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारती है। क्यों यार? उस अपहरण का परिणाम हमारी शादी के रूप में कितना सुंदर निकला है, अब इस अधिकार का भी निकलेगा। वो कहता हुआ रुकने वाला नहीं था। जानकी के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। ये आपका वहम है, आई हेट यू, वो ऊपर से बोली थी। अच्छा जी। रुद्र ने झुककर उसकी आंखों में देखा तो फिर ये जो तुम अब मुझसे इतनी बातें करती हो, पहले क्यों नहीं करती थी? वो सवाल करता है और जानकी एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर नजरें चुरा ली। क्योंकि पहले आप बहुत बदतमीज थे। वो मुंह मटकाते हुए बहुत प्यारी लगी। और अब? वो गंभीर अंदाज में बोला, अब भी हैं, बस थोड़े कम हैं। वो फौरन से बोली, इसका मतलब है कि प्यार की प्रोग्रेस हो रही है। रुद्र ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो जानकी हंस पड़ी और यही हंसी रुद्र के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। हवा के झोंके से जानकी के बाल चेहरे पर आए तो रुद्र ने आहिस्ता से उसके बाल कान के पीछे किए। इस बार कोई जबरदस्ती, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ नरमी और मोहब्बत थी। जानकी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी और एक प्यार भरा एहसास था। जानकी, रुद्र ने आहिस्ता से कहा, जैसे उसका दिल धड़का। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। उसकी आवाज़ में पहली बार मुकम्मल सच्चाई थी। जानकी की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप दोबारा वैसा ना करें तो मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ। वो माफ़ तो वैसे भी कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा नखरा दिखाना उसने अपना अधिकार समझा। यार, अब मेरे कान पकड़कर तौबा, अगर मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार करूं, आई प्रॉमिस अब रोमांस के अलावा कुछ नहीं होगा। वो लब दबाकर मुस्कुराते हुए बोला और जानकी शर्माते हुए इधर उधर देखकर कमरे में जाने लगी। अरे यार, कहाँ जा रही हो? एक बात का जवाब तो दिया नहीं, रुद्र ने शरारती अंदाज में कहते हुए उसका पीछा किया। अब क्या है? जानकी ने भौहें सुकेड़ी। अब तो तुम मानती हो ना कि तुम्हें मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत हो गई है? वो रूम में आकर पूछता है। बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन पीछे हटी। झूठ, वो मुस्कुराते हुए बोला। सच, वो जिद्दी सी होकर बोली। आंखों में देखकर बोलो मेरे, रुद्र ने चुनौती दी तो जानकी ने उसकी आंखों में देखा। कुछ लम्हे बाद वो उसकी डूबती आंखों की ताब न लाते हुए नजरें झुका गई। मैं नहीं बोल सकती। वो शर्मा कर उसके सीने से लग गई। बस यही तो था। रुद्र के होंठों पर जीत की मुस्कुराहट आई। आप बहुत बुरे हैं। जानकी ने शर्म से उसके सीने पर हल्का सा हाथ मारा। लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और जानकी का दिल जोर से धड़का, मगर इस बार वो पीछे न हटी। आई लव यू जानकी,
आई लव यू सो मच। रुद्र ने आहिस्ता से उसे अपने करीब खींचा। जानकी ने एक लम्हे की नाम मात्र मज़ाहमत की, फिर खुद ही उसका सर उसके कंधे पर टिक गया। इजाज़त है ना? रुद्र ने आहिस्ता से पूछा, तो जानकी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हवा में एक नरम सी खामोशी फैल गई, जो किसी भी शब्द से ज़्यादा सुंदर थी। बाहर आसमान पर अंधेरा छा रहा था, मगर उन दोनों की कहानी में आखिरकार रोशनी आ गई थी। एक नफरत से शुरू होने वाला यह रिश्ता अब अटूट प्रेम पर कायम हो गया था। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बना है, वेद प्रकाश जी बोले तो उनकी पत्नी ने भी मुस्कुराकर खाना खाते हुए सर हिलाया। आज हर्षिता ने पहली बार खुद अपने हाथों से रसोई संभाली थी और खाना बनाया था, क्योंकि आज कार्तिक का जन्मदिन था। इसलिए उसने कार्तिक के लिए हर मुमकिन हद तक दिल से कोशिश की थी। वो सुबह से इसी काम में जुटी हुई थी। एक मिनट भी आराम किए बिना थकान से उसका बुरा हाल था। लेकिन अब खाना खाते हुए उसकी नज़रें बार बार कार्तिक की तरफ उठ जाती कि शायद आज वो कुछ प्रशंसा के शब्द कह दे। ये सब आज हर्षिता ने बनाया है, उसकी सास ने तारीफ की। तो हर्षिता ने हल्की सी उम्मीद के साथ कार्तिक को देखा। कार्तिक ने ये सुनते ही बगैर कुछ कहे अपनी थाली एक तरफ सरका दी। मुझे भूख नहीं है, मैं आज बाहर से खाकर आया हूँ। उसकी इस बात पर हर्षिता जैसे सुन्न हो गई। वो मैंने बहुत दिल से आपके लिए बनाया था। उसकी आवाज़ धीमी सी पड़ गई। तो मैंने नहीं कहा था बनाने को, कार्तिक ने सर्द लहजे में कहा, और हर्षिता को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सीधा वार किया हो। खाने की मेज़ पर खामोशी छा गई। कार्तिक, ऐसी बात नहीं करते, कार्तिक की माँ ने फौरन टोका। मैंने ऐसा क्या कह दिया मम्मा, जो इस महारानी को बुरा लग जाए? वैसे भी मेरी बहन की सहानुभूति तो ये ले ही चुकी है। वो तंज कसता हुआ उठ चुका था। वास्तव में आज उसकी जानकी से बात हुई थी और जानकी ने इस बार उसे बहुत समझाया था। यहाँ तक कि छोटी होकर उसे डांटा भी था कि उसे हर्षिता से बदला लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो हर्षिता से बदला लेगा तो अपनी बहन से हाथ धो बैठेगा। कार्तिक को तभी से हर्षिता समेत सब पर क्रोध आ रहा था। उसकी बात पर हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जब्त किया। मैंने खाना खा लिया है। कार्तिक बिना पीछे देखे अपने कमरे में चला गया। उसकी सास ने हर्षिता से कहा, एक बात याद रखना, जितना इसे सर चढ़ाओगी ये तुम्हें उतना ही टफ टाइम देगा। अभी जाओ और उसकी सेटिंग करो, ताकि अगली बार किसी के सामने अपनी पत्नी को इस तरह नीचा ना दिखाए। हर्षिता की सास ने नरमी से उसे ये मशवरा दिया तो हर्षिता हैरत से उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? माँ हूँ मैं तुम्हारी, समझो मुझे। और एक माँ अपनी बेटी को हमेशा सही मशवरा देती है। पति का सम्मान करो, लेकिन अपना आत्मसम्मान सबसे बढ़कर रखो। उनकी इतनी सुंदर बात पर हर्षिता आंखों में आंसू लिए उनके गले लग गई। थैंक यू मम्मा। वो उन्हें मम्मा कहते हुए दिल से शर्मसार गई। वेद प्रकाश जी मुस्कुरा गए। चलो अब पत्नी वाले असल रूप में आओ और उसे समझा दो कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। उन्होंने उसे थपकी दी और हर्षिता भी संकल्प करके फौरन उठी। वो तेज कदमों से बाहर की तरफ चली गई। दरवाज़ा जोर से खुला। आपको प्रॉब्लम क्या है? हर्षिता की आवाज़ कांप रही थी। मैं जो भी करती हूँ आप उसे नीचे दिखाते हैं। सबके सामने मेरा तमाशा बनाकर मुझे अनदेखा करके आपको मिलता क्या है? अलमारी से कपड़े निकालते हुए कार्तिक मुड़ा और उसकी आंखों में भीषण क्रोध था। क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। बस करें, हर बार यही तरीका। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो आगे बढ़ी। जब तुमने मेरी बहन के साथ, मैं मान चुकी हूँ अपनी गलती, उससे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, और वो इतनी अच्छी है कि मुझे दिल से अपनी बहन समझने लगी है। आपके साथ जो किया उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ। और कितनी बार मांगूं? कब तक? और टूट कर बोली, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। कार्तिक कठोर हुआ। ये सुनकर हर्षिता एक टूटी हुई हंसी हंसती। आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या मैं नहीं आप हैं। अगर आप वास्तव में एक बड़े दिल वाले पुरुष होते तो शालीनता दिखाते, लेकिन हकीकत में आप एक क्या? बोलो आगे। चुप क्यों हो गई? आप एक साइको हैं, जो अपनी पत्नी को सबके सामने प्रताड़ित करके खुद को पुरुष समझता है। उसने आंसुओं के साथ कहा। ये जुमला गलत समय पर गलत हद तक सच था।
इससे कार्तिक का धीरज टूट गया और अचानक उसका हाथ उठ गया। जस्ट शट अप, वो एकदम चीखा और कमरे की खामोशी में थप्पड़ की गूंज उठी। हर्षिता का सर एक तरफ झुक गया, हाथ आहिस्ता से अपने गाल पर गया और आंखें एकदम खाली हो गईं। आपने आपने मुझे मारा? उसकी आवाज़ एक हल्की सरगोशी जैसी थी। कार्तिक खुद भी जैसे होश में आया। उसके चेहरे पर फौरन गहरा पछतावा आया। हर्षिता, वो आगे बढ़ा मगर वो पीछे हट गई। आंखों में आंसू थे मगर अब आवाज़ अजीब हद तक शांत थी। आज आपने साबित कर दिया कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या हैसियत है। ओके फाइन, अब मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। वो आंसू साफ करते हुए रो रही थी। हर्षिता देखो, आपको मुझे सज़ा देनी थी ना। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब मैं खुद को सज़ा देती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि हर्षिता की क्या सज़ा बनती है। वो अचानक भागकर वॉशरूम में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हर्षिता, स्टॉप इट यार। कार्तिक ने भागकर दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। लेकिन अंदर से सिर्फ उसके बिलखने की आवाज़ आ रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? कार्तिक के हाथ कांप गए। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे जानकी का गुस्सा उस बेचारी पर नहीं उतारना चाहिए था। वो दरवाजे पर मुक्के मारते हुए बोला, हर्षिता दरवाज़ा खोलो यार प्लीज़। वो मिन्नतें करने लगा लेकिन कोई जवाब ना आया, बल्कि अब रोने की आवाज़ भी बंद हो रही थी। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना समय गवाए पीछे हटकर पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर हर्षिता फर्श पर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे और उसके पास एक ब्लेड था, जिसे देखकर कार्तिक की सांसें थम गईं। हर्षिता, वो फौरन उसकी तरफ लपका। पागल हो गई हो क्या? वो उसका हाथ पकड़कर ब्लेड छीनने लगा, जबकि हर्षिता ज़ारों कतार रो रही थी। मैं थक गई हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं वाकई थक गई हूँ। मुझे अब मरना है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने ब्लेड दूर फेंक दिया और उसके पास बैठते हुए पूरी मजबूती से उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, काम डाउन प्लीज। वो उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसे हिम्मत देने लगा। मैंने बहुत कोशिश की आपके लिए खुद को बदलने की, मगर आपको कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं तो हूं ही मनहूस। पहले माता पिता ने ठुकराया और अब पति ठुकरा रहा है। मैं मर जाऊं तो अच्छा है। वो उसके सीने से लगकर रोते हुए शिकवा करती है तो कार्तिक के हाथ उसके कंधों पर सख्त हो गए। हर्षिता, मेरी बात सुनो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे अब भी नफरत है या मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता यार। अब तो फर्क पड़ने लगा है। उसने पहली बार सच बोला। फर्क पड़ता है इसीलिए तो। वो रुक गया। इसीलिए तो क्या? हर्षिता ने सर उठाया तो कार्तिक ने आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो मैं खुद से लड़ रहा हूँ। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ मगर कर नहीं पा रहा। ये सुनकर हर्षिता की आंखों में हैरत छा गई और सांसें रुक गई। और आज मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने उसके गाल को देखा जहां उंगलियों का निशान था। हर्षिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करने की सजा खुद को दे रहा हूँ। बिकॉज आई लव यू हर्षिता, कार्तिक ने आहिस्ता से कहा और हर्षिता का दिल जोर से धड़क उठा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तकलीफ देने के बजाय तुम्हें समझने का प्रयास करूं। वो नरमी से वादा करने लगा। हर्षिता के होंठ हल्के से कांपे। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको फिर कभी मुझसे कोई शिकायत ना हो, उसने धीमी आवाज में कहा। कार्तिक ने आहिस्ता से उसका माथा चूम लिया, यूं जैसे उसे अपना प्यार और माफी दोनों सौंपती हों। हम दोनों गलत थे मगर अब सब ठीक हो सकता है, वो उसे फिर से अपने सीने में छुपाता हुआ बोला। तो हर्षिता ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने उसके सीने से लगकर सुकून महसूस किया था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी और शायद अब उनके दिलों को भी प्यार की ये फुहार पूरी तरह भिगोने लगी थी। तो दोस्तों, ये था हमारी स्टोरी का सेकंड भाग। अगर पूरी कहानी जाननी है तो इसका पहला भाग ज़रूर देखें। और स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।